बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और होश उड़ा देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से एक बड़ी गवाही दे दी गई है और ये गवाही दी गई है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट जो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हैं। क्या चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इन इंतखाबात में किसी की सहूलत कारी की और क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं? अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ये मान लिया है कि इन इंतखाबात में गड़बड़ हुई है। मामला क्या है, अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाजरीन, पीपल्स पार्टी की मुनाफकत आज के इस व्लॉग में बेनकाब करूंगा कि कैसे ये पीपल्स पार्टी जमहूरियत का लिबादा ओढ़े जो है वो लोगों को धोखा दे रही है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और साथ ही साथ नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट मामला, शहबाज शरीफ जो इन दिनों दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के। कुछ हफ्तों पहले उन्होंने यूएई का दौरा किया और अब वो दौरा चीन पर हैं। तो ये मामला क्या है, ये दौरे क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है जो ये हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं बल्कि उल्टा जलालत मिल रही है। और बुशरा बीबी के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा उनके किरदार को लेकर किया गया या उसके अगेंस्ट गवाहियाँ इकट्ठी की गई, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं कि बुशरा बीबी के अगेंस्ट किस तरह से प्रोपेगेंडा करके कैसे लोगों से ज़बरदस्ती बयानात उगलवाए गए, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। बल्कि सबसे पहले जो आगाज़ है वो बुशरा बीबी के हवाले से ही करता हूँ जी। शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से एक अहम तरीन इंटरव्यू और हंगामा खेज़ इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से ये इकरार किया गया है कि इन्हें बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बोलने का कहा गया। और इन्हें जब जिन दिनों ये भी चिल्ले पर मौजूद थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा थे वो अचानक से गायब होते थे और फिर बाद में आकर इमरान खान के अगेंस्ट वो गवाही देते थे, तो फिर उसके बाद उनकी जान बख्शी होती थी। तो शेख रशीद अहमद साहब भी कहते थे कि वो भी चिल्ले पर हैं और फिर चिल्ले से वो वापस आए हैं। तो उस वक्त की शेख रशीद अहमद साहब बात बता रहे हैं कि मुझे लिख कर दिया गया और इसमें बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो है वो उनके किरदार पर कीचड़ उछालने के हवाले से उसमें लिखा गया जी कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप इलेक्शन में भी होंगे, आप सीटें भी जीत जाएंगे और आप जेल में भी नहीं होंगे। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब का कहना है कि चूंकि वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए थे कि अब वो ये काम वो किस तरह से कर सकते थे और बुशरा बीबी से तो वो कभी मिले भी नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ करने से इनकार कर दी और फिर इसी वजह से इलेक्शन के दौरान वो जेल में भी थे और वो इलेक्शन भी हार गए। तो ये बड़ा दावा है शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से। एक इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से ये कहा गया बुशरा बीबी के अगेंस्ट। तो अब जो गवाहियाँ हैं वो खुद ब खुद आना शुरू हो चुकी हैं और इसी उस वक्त भी खैर लोगों ने माना तो नहीं था जो प्रोपेगेंडा किया गया, और अब तो साफ साफ जो गवाहियाँ हैं वो भी आने लग पड़ी हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से भी आज एक बड़ी गवाही दी गई है और उल्टा ये इमरान खान को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इवन के इमरान खान के सेल की तस्वीरें कोर्ट में रिपोर्ट पेश करके और तस्वीरें देखकर तो ये समझते थे कि शायद इमरान खान को हम कोई नीचा दिखा देंगे, लेकिन वो तस्वीरें भी इनके ऊपर ही उल्टी पड़ी। तो इसी तरह से जी सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन में अदलिया से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के पास गया, उन्होंने इनकार कर दिया। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो तैनाती थी वो कब होती है, वो 17 सितंबर को चीफ साहब ने हल्फ लिया। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तकरीबन 5 महीने का वक्त गुजरने के बाद जो इलेक्शन थे वो 8 फरवरी को हुए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि जब इलेक्शन थे उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास गए कि हमें रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो कहाँ से दिए जाएं, वो अदलिया से दिए जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो थे उन्होंने उस वक्त, क्योंकि यही चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो असल मुद्दा ये है जी कि इमरान खान साहब का भी जो वो कहते हैं कि रिटर्निंग अफसरान जो थे वो ब्यूरोक्रेसी से क्यों लिए गए, अदलिया से क्यों नहीं लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी ये कहती थी कि अगर अदलिया से
रिटर्निंग अफसरान लिए जाते तो शायद इन पर वो दबाव या प्रेशर ना डाला जा सकता जो कि ब्यूरोक्रेसी से जो अफसरान लिए गए उनके ऊपर डाला गया। और फिर जो धांधली की मुबैना तौर पर एक तारीख रकम हुई वो भी सबके सामने, कैसे फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो मामला है वो भी खुला। लेकिन सारे का सारा जो मुद्दा था वो डाला जाता था इलेक्शन कमीशन पर जी, कि इन्होंने जो अफसरान हैं वो अदलिया के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लिए। लेकिन असल में तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये खुद कह रहे हैं कि उस वक्त के चीफ के पास हम गए और कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, इस वजह से फिर हमें ब्यूरोक्रेसी से लेने पड़े। ये उन्होंने कब कहा सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने? इलेक्शन कमीशन के अंदर जो समाज चल रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ लीगी रहनुमाओं ने दरख्वास्त दायर की हुई है और उस पर PTI भी आर्गूमेंट वगैरह कर रही है, उस केस की समाअत के दौरान एक मौके पर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से कहा गया। और ये ख़बर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस सोर्स से मैं ले रहा हूँ। siyaset.pk मशहूर वेबसाइट है पॉलिटिक्स के हवाले से, वहाँ इस केस की प्रोसीडिंग को भी रिपोर्ट किया गया और ये जो डिटेल्स हैं ये भी बताई गई और स्पेसिफिक इसके ऊपर ज़रा हाईलाइट किया गया क्योंकि यही इंपॉर्टेंट खबर थी उस केस के अंदर। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब ना सिर्फ ये मान रहे हैं बल्कि आगे वो क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने 1977 और 2024 में इलेक्शन करवाए, दोनों बार नाकाम रहे। अरे भाई, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं, इलेक्शन के जिम्मेदार आप थे, आपके अंडर ये सारे इलेक्शन हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन में बेकायदगियों का मलबा अदलिया पर डाल दिया। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको चीज़ क्लियर करता चलूँ कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा जी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस। तो मैंने डेट्स आपको इस वजह से गिनवा दी हैं कि इलेक्शन से 5-6 महीने पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो चीफ जस्टिस बन गए थे और फिर उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 17 सितंबर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ लिया। तो ऐसा नहीं होता कि कोई साल 2 साल पहले आप ये लिखें जी अदलिया को कि हमें आप जो है वो अफसरान वगैरह दें अदलिया से, तो ये 3 महीने पहले इतना ही टाइम होता है। तो इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल जी, एक तो वो ये कह रहे हैं और दूसरा वो अपनी नाकामी को भी कबूल कर रहे हैं कि 77 और 24, 77 में तो हुए लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 24 में भी जो इलेक्शन करवाए गए वो नाकाम रहे, यानी कि गड़बड़ इन इंतखाबात में भी हुई है। अब नाजरीन, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस तरह से करके कोई वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने एक तरह से सहूलतकारी की कि अदलिया से उन्होंने नहीं दिए जो अफसरान थे और फिर इसके बाद आसानी हुई और फिर आसानी से जो मुबैना धांधली है वो हुई। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त मीडिया में उस तरीके से रिपोर्ट भी नहीं हो रही। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो शहबाज शरीफ साहब के दौरों के हवाले से है। कुछ हफ्ते कबल वो UAE के दौरे पर थे और इन दिनों वो चाइना के दौरे पर हैं। इस पर जी खालिद जमील साहब की एक ट्वीट है, 4 लाइनों की मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको पूरा जो मंजरनामा है वो क्लियर हो जाएगा। वो लिखते हैं कि हारे हुए लश्कर ने जुल्म, जबर और ताकत के जोर पर चंद इमारतों पर कब्जा तो कर लिया मगर दुनिया इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अल्फाज के ऊपर आपने गौर करना है कि इन्होंने चंद इमारतों के ऊपर पाकिस्तान पर कब्जा तो कर लिया लेकिन दुनिया इनकी बात मानने को सुनने को तैयार नहीं। कभी शुमाल तो कभी मगरिब दर बदर भटक रहे हैं, यानी कि कभी किस मुल्क के दौरे तो कभी किस मुल्क के दौरे, लेकिन सवाए जलालत के इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। थक हार के याजूज माजूज की फौज जफर मौज ने हमालिया का रुख किया मगर लटके हुए चेहरे नाकामी व नामुरादी की दास्तां सुना रहे हैं। अब यहाँ से आप समझ लें जी कि मज़ीद इन्होंने किस तरफ इशारा किया और किस को ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ से भी आखिर में इनको नाकामी का ही जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इनको कोई अवाम जो है वो एक्सेप्ट कर रही है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और इस वक्त इनके चेहरे इस हद तक लटक चुके हैं कि ये समझते थे कि जुल्म और तशद्दुद करके हम दबा लेंगे। दबाना इन्होंने क्या, उल्टा जो है वो मज़ीद अवाम अब खुलकर सामने आ गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उमर अयूब साहब, वो तो ये कहते हैं कि इन्होंने हमें आग की भट्टी में जो लोया था
उसको अब इन्होंने कुंदन बना दिया है। तो अब ये जो कुछ मर्जी करते रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे और जो अवाम है उसे भी सब कुछ पता चल गया है। तो ये जी इनके दौरों की कहानी है। पीपल्स पार्टी की मुनाफकत वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है आज का कारनामा। पंजाब असम्बली से आज एक बिल मंजूर हुआ जी, हितक इज़्ज़त का, और इसे कानून बना दिया गया। और इस कानून पर जी दस्तखत किए हैं कायम मकाम गवर्नर ने। और कायम मकाम गवर्नर कौन थे? वो मुस्लिम लीग नून से थे, लेकिन जो गवर्नर का असल ओहदा था वो किसके पास था? पीपल्स पार्टी के पास था। लेकिन पीपल्स पार्टी के गवर्नर मौजूद नहीं थे। तो अब पीपल्स पार्टी एक तरफ जमहूरियत की चैंपियन बनती है और कहती है कि हमारे दौर में तो सहाफ़त बहुत ज़्यादा आज़ाद है और हम सहाफ़ियों की असल में जमात है, और भुट्टो के नारे लगाकर जो है वो ये वोट हासिल करते हैं। तीन इनकी मुनाफकतें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जी, पीपल्स पार्टी सहाफ़त के हवाले से कोई आइडियल जमात नहीं। फ्रीडम नेटवर्क रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ेर हुकूमत सूबा सिंध मुल्क भर में सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज तरीन जगह है। 2018 से 2023 के 5 बरस में सिंध में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के 184 वाक़यात हुए, जिनमें 10 सहाफ़ी मौत के मुंह में गए। 18 से 24 सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ। और किसकी हुकूमत थी? इन पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत थी। 184 तशद्दुद के वाक़यात और 10 सहाफ़ी मौत के मुंह में गए। ये पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। पहली मुनाफकत इनकी ये। दूसरे नंबर पर जी ये कहते हैं कि हम अवामी जमात हैं। एक ख़ानदान के 4 लोगों यानी कि बाप और 3 बेटों को ये असेंबली में लेकर आए हैं जी। यूसुफ रज़ा गिलानी की बात कर रहा हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी से चेयरमैन सेनेट हैं इस वक्त, और इनके 3 बेटे कौमी असेंबली के इस वक्त मेंबर हैं। तो ये पीपल्स पार्टी है जहां पर मरूसी सियासत होती है और पूरा पूरा ख़ानदान असेंबली के अंदर बैठा हुआ है। अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी NA 152 और अली कासिम गिलानी NA 148। ये 3 नशिस्तें हैं। ये तीनों कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी क्या हैं जी? चेयरमैन सेनेट हैं। ये दूसरी मुनाफकत होगी पीपल्स पार्टी की जो ये कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाले हितक इज़्ज़त का बिल कानून बना दिया गया। नून लीग के स्पीकर कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी के गवर्नर को छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत करवा लिए। पीपल्स पार्टी ने आज़ादी राय की पीठ में छुरा घोंपा और सहाफ़ियों से धोखा किया। पीपल्स पार्टी अंदर से फाशिस्ट पंजाब हुकूमत से मिली हुई थी। मरीम नवाज़ की वज़ारत आला पर इस कानून की मंजूरी हमेशा एक बदतरीन आमराना धब्बा रहेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुसलसल किसी की सहूलत कारी कर रही है। तारीख याद रखेगी 2 सालों में आइन और जमहूरियत के साथ जो जो खिलवाड़ इन दोनों जमातों की नाक तले हुआ वो किसी डिक्टेटर ने भी करने से पहले 10 बार सोचा। यानी कि अब ये क्या कहेंगे कि भाई हमारे गवर्नर ने तो साइन ही नहीं किया, हमारा गवर्नर तो था ही नहीं। अरे भाई ये आपकी असल मुनाफकत है कि आप कहते हैं जी कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन हर मामले में आपने हुकूमत को सपोर्ट करनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म को वोट देना, लेकिन ये कहना जी कि हम इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं। तो इससे बड़ी मुनाफकत और क्या हो सकती है? तो ये जी 3 चीज़ें, 3 इक़दाम पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको मैंने गिनवाए। ये जो हितक इज़्ज़त वाला आज बिल कानून बना है जी, इस पर क्या हुआ है कि चैलेंज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। एक प्राइवेट पेटिशनर हैं आम शहरी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। एडवोकेट नईम सरवर के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वज़ीर आला गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़रीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत भी इसमें फ़रीक बनी है जी। मौक़िफ़ इसमें अपनाया गया कि हितक इज़्ज़त आइन व कानून के मुनाफी है। हितक इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हितक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बनाया जा सकता। हितक इज़्ज़त कानून में सहाफ़ियों से मशावरत नहीं की गई। अदालत आलिया में दायर दरख्वास्त के मुताबिक इस कानून को जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। इस कानून को कालअदम करार दिया जाए और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हितक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोका जाए। ये जो बिल है इसे आज पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कानून बनाया गया, इससे इन्होंने आज चैलेंज कर दिया है। फिर दूसरी तरफ सहाफ़ती तंजीमों का भी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुकम्मल बाइकाट का जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है। लेकिन खैर सहाफ़ियों में भी बहुत सारे इधर उधर लोग होते हैं
मुनाफिकीन किस्म के। तो बहरहाल ये फ़ैसले तो करते हैं लेकिन इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम ही होती है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।